तो दोस्तों साल 2008 में जब आईफोन पहली बार इंडिया में लॉन्च हुआ तो लगभग 50,000 लोगों ने इसे खरीदा था। और आज 16 साल बाद जब हम आंकड़े देखते हैं तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल इंडिया में आईफोन की सेल 1 करोड़ से भी ज्यादा होने वाली है। पिछले महीने आईफोन 16 लॉन्च हुआ था और हमने देखा कि लोग एक फोन के लिए 21 घंटे तक लाइन में लगे रहने के लिए तैयार हैं। मैं 21 आवर्स से लाइन में खड़ा हूँ। मैं कल 11 o'clock को स्टोर ओपन हुआ था, तब से आया हुआ हूँ, इधर ही हूँ। घर के गहने बेचने के लिए तैयार हैं, चोरी करने के लिए तैयार हैं और अपनी माँ को पैसों के लिए मजबूर करने में भी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। मूड पति हम बेचीला भैया ही खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। 9 जनवरी 2007 जब स्टीव जॉब्स एप्पल के सीईओ थे तब कंप्यूटर बनाने वाली इस कंपनी ने अपना पहला मोबाइल लॉन्च किया और तब दुनिया ने एक नए डिजिटल एरा का सामना किया। टच स्क्रीन, मेटल बॉडी, स्टाइलिश डिज़ाइन और एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स के साथ साथ ऐसा बहुत कुछ इस पहले आईफोन में था जो उस समय दुनिया भर में लोगों के लिए बहुत नई बात। पहला आईफोन मार्केट में लॉन्च होते ही कामयाब हो गया और लोगों के लिए ये एक्सपीरियंस बिल्कुल नया था। इंडिया जैसे देश में जहां नोकिया और ब्लैकबेरी के पीछे लोगों की कोई पसंद ही नहीं थी, उन्होंने भी इस मोबाइल को लिया। इस मोबाइल ने सभी का काम पूरी तरह से आसान कर दिया था। इसके बाद आईफोन 3 लॉन्च हुआ जिसमें मेन अट्रैक्शन उसकी स्पीड थी। अब लोगों के लिए इंटरनेट सर्चिंग आसान हो गई थी। लोगों ने इस मोबाइल को भी बिल्कुल हाथों हाथ लिया और ये मोबाइल मार्केट में छा गया। इसके बाद ऐप स्टोर, HD वीडियो रिकॉर्डिंग, फिंगरप्रिंट सेंसर, ये सब कुछ महज कुछ सालों में आईफोन 4, 5 और 6 में एप्पल ने दे दिए थे। साल 2015 तक इंडिया में आईफोन आसानी से मिलना भी मुमकिन नहीं होता था। अमेरिका और चाइना जैसे बड़े देशों के बाद कहीं जाकर कुछ महीनों बाद इंडिया में मोबाइल लॉन्च होता था और बहुत महंगा था, जिसे लोगों के लिए परचेज करना भी मुश्किल था। ऊपर से जिस तरह से मोबाइल को लॉन्च इवेंट में दिखाया जाता था और जिस तरह आईफोन की मार्केटिंग होती है, उससे मोबाइल इंडिया में लोगों के लिए एक एम्बिशन बन गया। जिन लोगों के पास में मोबाइल होता था वो लोग इस मोबाइल को अपने स्टेटस सिंबल की तरह प्रेजेंट करने लगे। इंडिया में किसी के पास आईफोन होने का मतलब ये हो गया था कि जिसके पास ये मोबाइल है उसके पास बहुत पैसे हैं। साल 2015 में आईफोन 6 लॉन्च हुआ था जिसकी कैमरा क्वालिटी से लेकर डिजाइन और बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया था। और फिर इस मोबाइल को दुनिया भर में 30 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने परचेज किया और ये बहुत समय तक दुनिया में सबसे ज्यादा सेल होने वाला मोबाइल भी रहा था। मगर इसके बाद आईफोन की सेल्स में कोई बड़ा उछाल देखने को नहीं मिला क्योंकि इसके बाद जो मोबाइल्स लॉन्च हुए उनके फीचर्स लगभग सेम रहते थे। मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था और आईफोन की प्राइस रेंज में भी बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो गया था। और जब दूसरे सस्ते मोबाइल में एप्पल जैसे फीचर्स देखने को मिल रहे थे तो लोगों ने एप्पल को नकारना शुरू कर दिया। एप्पल की 60% सेल्स आईफोन पर डिपेंड थी और आईफोन का सबसे बड़ा मार्केट चाइना और अमेरिका जैसे कुछ गिने चुने और ऐसे देशों में था जिन पर डिपेंड रहकर अब एप्पल के लिए कमबैक करना और सब कुछ लगातार बढ़ाते चले जाना आसान नहीं। एप्पल की 95% से भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही थी और चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी, तो दुनिया का सबसे बड़ा और अच्छा मार्केट एप्पल के लिए चाइना में था और उसकी पूरी सेल्स का 25% चाइना से आ रहा था। कंपनी का पूरा काम यहाँ सस्ते में और अच्छे से हो रहा था, लेकिन इससे एक तरह से एप्पल चाइना को अपना कद और काबिलियत बढ़ाने में मदद ही कर रहा था। अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनीज चाइना पर डिपेंड थी और ये सब कुछ अमेरिका के लिए अच्छा नहीं था। 2013 के आसपास ज्यादातर अमेरिकन कंपनीज की तरह अमेरिका ने भी चाइना से अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए ऑप्शंस ढूंढने शुरू कर दिए। इस दौरान इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहा था। इंडिया में यूथ जनरेशन की जनसंख्या चाइना से भी ज्यादा हो गई थी और पूरी पॉपुलेशन के मुकाबले में भी इंडिया चाइना के आसपास पहुंच चुका था और इंडिया में लोगों की इनकम भी बढ़ रही थी। अमेरिकी कंपनीज और प्रोडक्ट्स के लिए तो हमेशा से ही देश में दीवानगी थी, तो ऐसे में इंडिया एप्पल के लिए बिल्कुल सुटेबल मार्केट था। साल 2014 में इंडियन गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया कैंपेन स्टार्ट कर दिया था और इसे सफल बनाने में विदेशी कंपनियों का कुछ कंडीशंस के साथ इंडिया में अपनी कंपनीज एस्टेब्लिश करने का काम आसान कर दिया था। इंडिया में धीरे धीरे स्टार्टअप कल्चर पांव जमा रहा था। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में आ रही थी। ऐसे में एप्पल के लिए एक बेहतरीन मौका था जिसके जरिए एप्पल कंपनी इंडिया में पांव पसार सकती। साल 2016 में एप्पल के सीईओ इंडिया आए और यहां आकर इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। हैदराबाद में रिसर्च सेंटर ओपन किया और फिर 2017 से लगातार इंडिया में अपना प्रोडक्शन शुरू कर दिया। फिलहाल अगर बात करें तो एप्पल मैन्युफैक्चरिंग का काम करने वाले फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन के 60,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज इंडिया में काम करते हैं और पिछले साल 5 बिलियन आईफोन इंडिया से एक्सपोर्ट हुए। पर आज तो हालात ये है कि चाइना में भी जो लोग आईफोन यूज करते हैं उन पर भी मेड इन इंडिया लिखा हुआ आता है। साल 2021 में एप्पल की सेल इंडिया में 34,000 करोड़ रुपए की थी जो अगले साल बढ़कर 50,000 करोड़ तक पहुंच गई। पूरी दुनिया में एक तरफ एप्पल का रेवेन्यू आज 8% की रफ्तार से बढ़ रहा है, वहीं इंडिया में रफ्तार 45% है। चलिए तो बात हुई कि इंडिया एप्पल के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मार्केट कैसे बना और किस तरह चाइना को छोड़कर एप्पल इंडिया में आया। आइए कुछ बातें आपको
आपको इंडिया और इंडिया के लोगों की भी बताते हैं, जिससे आपको आज और आने वाले समय की कुछ तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में लगभग 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी अर्निंग सालाना 8 लाख रुपए है। 11 करोड़ ऐसे हैं जो 4 से 8 लाख रुपए सालाना कमाते हैं और फिर आते हैं 88% ऐसे लोग जिनकी कमाई 4 लाख से भी कम है। इसलिए इंडिया को दुनिया भर में सभी तरह के ब्रांड्स एक सेंसिटिव मार्केट समझते हैं। इंडिया के लोगों के लिए कहा जाता है कि अगर आपको इस देश में कोई प्रोडक्ट बेचना है तो वो चीज़ सस्ती, सुंदर और टिकाऊ होनी चाहिए। एक तरफ की कहानी जो ये सब बताती है तो वहीं दूसरी तरफ के आंकड़े बताते हैं कि इंडिया के 70% लोग आईफोन EMI के जरिए परचेज करते हैं, यानी लोग अपनी इनकम और प्रोडक्ट की वैल्यू से ज्यादा पैसे देकर मोबाइल को खरीदते हैं। हम खबर ये भी सुनते हैं कि लोग अपने ही घर में मोबाइल खरीदने के लिए चोरी कर लेते हैं। भाग दौड़ और जल्दबाजी में रहने वाले लोग 21 घंटे तक एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। बच्चे 3 दिन तक खाना खाने से मना कर देते हैं ताकि किसी तरह मजबूर होकर उनके माँ बाप उन्हें फोन के लिए पैसे दे दें। कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी कि लखनऊ के एक आदमी ने आईफोन 16 ऑनलाइन ऑर्डर किया और जब डिलीवरी बॉय उस आदमी के पास आईफोन लेकर पहुंचा तो उस आदमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उस डिलीवरी बॉय को मार दिया ताकि उसे मोबाइल के पैसे न देने पड़े। अब जब एक मोबाइल के लिए एक पूरे देश के लोग इतना उतावलापन, हेरा फेरी और घिनौनी हरकतें करने लगे तो फिर जरूर एप्पल ने कुछ ऐसा क्रैक कर लिया है या कोई ऐसी नब्ज या कमजोरी पकड़ ली है जिसे पहले कभी किसी और कंपनी को ये नजर नहीं आई थी। एप्पल ने आसानी से कुछ ही सालों में ये पहेली को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट और वो रिसर्च बताते हैं जिसकी वजह से एप्पल आज दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी है और इंडिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टेक ब्रांड बन चुका है। एप्पल ने सालों साल की मेहनत और अलग अलग तिकड़म के जरिए ये इमेज बिल्ड की है और इसलिए हम देखते हैं कि आज दुनिया में जहां सबसे ज्यादा लोग रहते हैं और जिन देशों में लोगों के पास सबसे ज्यादा पैसे हैं वहां पर एप्पल प्रोडक्ट्स कमाल कर रहे हैं। बात करें इंडिया की तो हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर लोगों के लिए अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना कितना जरूरी होता है। लोग अपने आप को दूसरे के सामने बेहतर प्रेजेंट करना कितना पसंद करते हैं और जब ऐसे किसी कारण की वजह से कोई एप्पल का एक प्रोडक्ट परचेज कर लेता है तो फिर किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट के साथ अपनी चीजों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। आपने एप्पल के इकोसिस्टम के बारे में तो जरूर सुना होगा। एप्पल के प्रोडक्ट्स के साथ नॉन एप्पल प्रोडक्ट्स को पेयर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और जब हम 2 एप्पल प्रोडक्ट्स को पेयर करते हैं तो हमें बहुत ही बेहतरीन सीमलेस एक्सपीरियंस मिलता है। यानी अब आईफोन लेने के बाद आईपॉड और आईपैड भी खरीदने पड़ सकते हैं। एप्पल ने इंडिया में जब मार्केट को खंगालना शुरू किया तो उसे एक बात ये समझ में आ गई थी कि इंडियंस को अपने पैसों के बदले वैल्यू मिलनी चाहिए। कम रुपए में बढ़िया प्रोडक्ट पसंद आता है। दूसरी बात जो इंडिया के लोगों के मन में थी वो ये थी कि जब दूसरे देश में एप्पल प्रोडक्ट सस्ते में मिल जाते हैं तो ज्यादा पैसे देकर वो ये सब कुछ क्यों खरीद रहे हैं। ऐसे में एप्पल एशियन कंट्रीज के लिए स्पेशली आईफोन XR, आईफोन SE सीरीज लेकर आया जो पूरी तरह से इंडियन मार्केट को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। इसके अलावा एप्पल ने इंडिया में कुछ बैंकों के साथ मिलकर लोगों को अपने प्रोडक्ट्स पर अच्छे और आकर्षक ऑफर्स देना भी शुरू कर दिए। पुरानी मोबाइल्स के बदले नए मोबाइल्स देने की डील्स भी एप्पल लेकर आया और इंडिया में टेक्निकल चीजों को लेकर जितने भी बड़े यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स का ओपिनियन मैटर करता था एप्पल ने उन सभी के साथ टाई अप किया और इस तरह अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में बेहतर तरीके से लाने में एप्पल सफल रहा है। और अब की बात करें तो आज चाइना और अमेरिका में आईफोन लॉन्च के कुछ दिनों बाद ही इंडिया में आईफोन लॉन्च होता है। मोबाइल पहले से काफी अफोर्डेबल भी हो गए हैं और बाकी का काम ब्रांड वैल्यू, हाइप और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कर देते हैं जिससे काम और भी आसान हो जाता है। असल में बात यह है कि इंडिया एक प्राइस कॉन्शियस मार्केट नहीं बल्कि इंडिया के लोगों के सामने अगर किसी भी चीज की हाइप क्रिएट कर दी जाए तो हम ऐसे लोग हैं कि एक कॉन्सर्ट के लिए भी 3 लाख रुपए देने को तैयार हो जाते हैं। फिर हम भले ही मंथली 10-15 हजार क्यों ना कमाते हैं और ये काम इंटरनेट पर आज बड़ी ही आसानी से हो जाता है। यानी कि एप्पल इंडियन और इंडियंस की साइकोलॉजी समझता है। एप्पल की सक्सेस के पीछे इसकी कहानियां और लेगेसी भी काम करती है। एप्पल के मोबाइल और बाकी प्रोडक्ट्स में भले ही कुछ भी अच्छा अपडेट नहीं होता है लेकिन एक बात जो इस ब्रांड के लिए कांस्टेंट रही है वो ये है कि इस ब्रांड ने अपनी प्रीमियमशिप और ब्रांड वैल्यू बनाए रखी है। ये ब्रांड लोगों को वैल्यू और रॉयल्टी भी प्रोवाइड करता है और अगर हम एक तरह से सोचें तो ये नंबर्स और बाकी सब कुछ सरप्राइजिंग नहीं लगता मगर फिर भी घिनौनी हरकतें और ढोंग को किसी भी तरह से सही ठहराया जाना किसी भी तरह से सही नहीं है। कुछ नियम और शर्तें फॉलो करना जरूरी होता है। इस साल इंडिया में लगभग 1.3 करोड़ आईफोन सेल होने के अनुमान लगाए जाते हैं। एप्पल के लिए इंडिया आज दुनिया में चौथा सबसे बड़ा मार्केट और आज एप्पल का मार्केट $3 ट्रिलियन है जो कि इस मामले में ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर सैमसंग से 10 गुना ज्यादा बड़ी है। एप्पल का रेवेन्यू $383 बिलियन है, प्रॉफिट $121 बिलियन आंका जाता है जो सैमसंग से 6 गुना ज्यादा है। आखिर में ये मानना गलत नहीं कि एप्पल ने इंडिया और इंडिया से बाहर अपनी वैल्यू और अपना ओहदा खुद की मेहनत और लगन से क्रिएट किया है या कहें कि खुद के दम पर अर्न किया है। अब हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए कब, कहां और क्या कितनी चीजें जरूरी हैं। अपनी लिमिट्स खुद को बतानी पड़ेंगी और ये सब कुछ आज की जनरेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि आज बिजनेस वर्ल्ड के लिए सही और गलत जैसा कुछ भी नहीं है। तो अब हमें अपनी बाउंड्रीज, अपनी हैसियत और अपने इथिक्स को देखकर और समझकर सब कुछ तय करना चाहिए। आप अपने थॉट्स और अपनी बातें कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।